दोस्तों हमने आज टॉपिक लिया है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो ये क्लास 9 सीबीएसई का टॉपिक है। तो इसमें अराउंड हम 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास क्या है, मास है। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके पास वॉल्यूम है। जिसके पास मास है और जिसके पास वॉल्यूम है या विच ऑक्यूपाई स्पेस है, तो वो मैटर है। दुनिया भी कोई भी चीज़ जिसके पास क्या है, मास एंड वॉल्यूम, तो वो मैटर कहलाएगी। स्मेल क्या होती है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी मान लीजिए आपको जब भी किसी चीज़ की खुशबू आती है, तो खुशबू आती है या मान लो बदबू आती है, तो क्या होता है कि जो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हो सकता है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, या इवन आपको गैसेस पार्टिकल हो सकता है, वो तो आपके जब भी नोज थ्रू जब भी आपके ब्रेन के पास वो सिग्नल भेजेंगे तो आपको स्मेल आएगी उस चीज़ की। तो सॉलिड क्या होते हैं ना कि सॉलिड जनरली डिफ्यूज नहीं करते। सॉलिड डिफ्यूज नहीं करते यानी कि सॉलिड फ्लो करना नहीं चाहते, सॉलिड अपनी जगह पे रहना चाहते हैं। तो सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड फर्स्ट टू लिक्विड। तो लिक्विड भी ज़्यादा डिफ्यूज नहीं करते हैं कंपेरेटिव। तो गैस क्या होता है ना कि गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिफ्यूज करते हैं। तो डिफ्यूज करते हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो डिफ्यूज होना चालू हो जाता है। तो जैसे ही वो डिफ्यूज होना चालू हो जाएंगे तो आपको, तो वी कैन स्मेल द हॉट फूड। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई, अगर आपके पास कोई खाना बना रहा है, तो आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा। तो क्या होता है ना कि अगर हॉट फूड है तो आप बहुत दूर से ही आप स्मेल उसकी लेकर आप बोल सकते हैं कि कौन सा गर्म खाना कौन सा है। लेकिन ठंडे खाने में क्या होता है ना कि वो डिफ्यूजन रेट बहुत कम रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि डिफ्यूजन नहीं होने के कारण आपको उसकी उस पर्टिकुलर जो भी पार्टी का जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी फूड है, तो फूड कंपोनेंट का आपको क्या होगा, स्मेल नहीं आएगी। वाटर के केस में क्या होता है ना, वाटर के केस में एक्चुअली वाटर एक लिक्विड है, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, कम है कंपेयर टू गैसेस। बट एक्चुअली और क्या है कि सॉरी, कंपेयर टू सॉलिड। तो इसमें क्या होता है कि अगर वाटर की हम बात करें तो वाटर में से हम इजीली हाथ घुमा सकते हैं, हम उसमें स्विम कर सकते हैं, उसमें आराम से तैर सकते हैं। दैट इज बिकॉज कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इन द वाटर इज मच लेसर। तो ये उसमें से इसलिए, और उनमें क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कम है, और उनके बीच में क्या है, द इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है तो वो भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड्स। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उसकी वजह से ये पार्टिकल के बीच में से भी हम हमारा मूवमेंट कर सकते हैं। एंड इवन अगर हमें कभी उसमें स्विमिंग करना है तो वी कैन इजीली डू दिस थ्रू द वाटर। अगर हम मैटर की बात करते हैं, तो अगर हम इंटर मॉलिक्यूलर गैप कंपैरिजन करेंगे, तो मान लीजिए ये आपका एक मॉलिक्यूल है सॉलिड का, और दूसरा एक मान लीजिए सॉलिड का मॉलिक्यूल है। तो सॉलिड में क्या होता है ना कि जो गैप होती है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है। लेकिन अगर आप वही अगर मॉलिक्यूल लेते हैं लिक्विड का, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें से बहुत सारी गैप्स होती है। अगर आप वो गैस के अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर अगर गैप की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम होती है, उसके बाद लिक्विड आते हैं और उसके बाद गैसेस आते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ क्या है कि ये दो मॉलिक्यूल क्या है, एकदम चिपके, दो पार्टिकल क्या है, एकदम चिपके चिपके। यहाँ भी एक्चुअली ये पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल बोलिए क्या है, बहुत चिपके चिपके हैं। तो अगर वो बहुत चिपके हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में उनसे कम होता है, और गैसेस में उनसे भी कम होता है। जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्टेंस होता है, तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो उतना उनमें क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता रहेगा। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी, देखिए गैस के केस में अगर हम बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, उनमें बहुत ज़्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने से क्या है, उनके बीच में जो भी इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स लग रहा है वो क्या रहेगा, लीस्ट रहेगा। फिफ्थ कंसेप्ट है हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास गिनते हैं हम किलोग्राम में, एंड वॉल्यूम गिनते हैं, मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। अगर हम ये एक्चुअली हो गए आपकी एसआई यूनिट, या आप बोल सकते हैं एमकेएस यूनिट।
और अगर हम यहाँ सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट में मास गिनते हैं, मेजर करते हैं हम ग्राम में, एंड वॉल्यूम हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो अगर डेंसिटी क्या होती है ना, देखिए अगर मैंने कोई तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिया है, मान लीजिए इसमें सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट रखे हैं, और मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए 1-1 किलो का है, तो मान लीजिए ये क्या हो गया कि तो इसका अगर मान लीजिए इसका अगर मैं वॉल्यूम 1 यूनिट पकड़ूँ, हाँ 1 यूनिट अगर मैं पकड़ूँ, तो क्या हो जाएगा कि 2 किलो पर यूनिट हो गया। अगर वही देखिए कि अगर मान लीजिए हमारा यूनिट उतना ही लिया हमने, हाँ तो एक्चुअली मान लीजिए यूनिट उतना ही है, अगर यूनिट उतना ही है लेकिन उसमें क्या किया हमने, अभी मान लीजिए 6 पीसेस रख दिए, तो कितना हो गया 6 kg डिवाइडेड बाई 1 यूनिट। और अगर मान लीजिए उसी उतने ही वॉल्यूम में, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमने क्या किया, मान लीजिए 14 पीसेस रखा, तो 14 पीसेस रखा तो 14 kg हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी कि अगर आपका यूनिट उतना ही है और लेकिन अगर आपका मास अगर इंक्रीज हो रहा है उसमें रखा हुआ, हाँ या तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हायर डेंसिटी। तो हम क्या हो रहा है यहाँ से लेफ्ट की राइट की तरफ जाएंगे, तो अगर आपका मास बढ़ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, तो जो पार्टिकल है तो पार्टिकल का डेंसिटी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड जो होते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड की डेंसिटी होती है, एंड गैसेस की डेंसिटी कम होती है। जो सॉलिड होते हैं तो देखिए एक्चुअली हमने सिर्फ यहाँ सॉलिड का डिस्कशन किया है, तो लिक्विड का तो आप कंपेरेटिवली वैसे कर सकते हैं इमेजिन। तो सॉलिड जो है, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये देखिए मेरे पास ये जो पेन है, तो पेन के पास क्या है, एक सॉलिड एक शेप है और उसके पास क्या है, एक वॉल्यूम भी है, इनकॉम्प्रेसिबल। अगर मैं उसको दबाने की कोशिश करूँ इस पेन को, तो इसमें कोई फर्क नहीं हो रहा है या उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये इनकॉम्प्रेसिबल है। सॉलिड्स आर रिजिड्स, डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स देखिए अगर मैं सॉलिड को यहाँ रख दूँ तो कहीं हिल नहीं रहा है, अपनी जगह पे है, तो यानी कि क्या है, सॉलिड रिजिड्स है। बट अगर मान लीजिए अगर इसके जगह पे मान लीजिए मैंने पानी का एक ड्रॉप यहाँ डाला रहता तो क्या होता था कि पानी का ड्रॉप अपने आप फैलना चालू हो जाता था। तो ये क्या होता है कि सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं, एंड लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए उनको फ्लूइड कहा जाता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस को। पार्टिकल्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसके अंदर भी है ना, अगर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे जाके अगर इसके मॉलिक्यूल देखें तो इसके मॉलिक्यूल सॉलिड से कैसे रहते हैं, चिपक के रहते हैं। तो चिपक के होने के कारण दे डू हैव वेरी लेस स्पेस टू मूव अराउंड। अगर उसके मुकाबले में अगर हम मान लीजिए लिक्विड के अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स निकाले या पार्टिकल्स निकाले, तो उनमें क्या है कि बहुत सारा गैप है, तो उनको हिलने के लिए बहुत सारी जगह है। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस डू हैव वेरी इनफ स्पेसेस इन बिटवीन देम। तो एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए अगर मान लो उनको शेक भी करना है तो उनके पास बहुत ज़्यादा जगह होती है। यहाँ देखिए लिक्विड में एक्चुअली ये जगह बहुत कम है, एंड सॉलिड में तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही है। तो क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो लिक्विड एंड गैसेस के मुकाबले में लीस्ट होता है, हाँ? और हाई डेंसिटी जो सॉलिड जो होता है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, तो सॉलिड के पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, फिर उनके बाद लिक्विड का होता है, और उनके बाद गैसेस का होता है, हाँ? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। एंड सॉलिड डू नॉट शो डिफ्यूजन एट लोअर टेम्परेचर। अगर हम बात करें तो लो टेम्परेचर पे सॉलिड क्या करते हैं, सो सॉलिड डिफ्यूज नहीं करते, यानी कि आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अपने आप फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस स्प्रेड आउट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द अनदर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम जब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई खाना बन रहा है और आपकी उसकी स्मेल आ रही है, तो यानी कि उसकी स्मेल आ रही है तो क्या है कि उसके जो छोटे पार्टिकल्स है, मान लीजिए जो भी उसका वाटर के साथ जो भी गैसेस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो वो जब आपके नोज थ्रू आपके ब्रेन तक जाते हैं तो वो डिफ्यूजन करके आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू रजिस्टर चेंज इन अ शेप। फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है, सॉलिड को अगर मैं दबाने की कोशिश करूँ तो क्या है, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी ability to be reduced to a lower volume when force is applied. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई बलून लिया रहेगा एयर का, तो एयर से भरा हुआ जब भी आप बलून लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, अगर आप उसको दबाएंगे तो
शेप उसका चेंज हो जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल ऐसा बलून है, अगर आपने उसको दबाने की कोशिश किया तो बलून क्या हो जाएगा, ऐसा शेप चेंज कर देगा बिकॉज ऑफ फोर्स। अगर यहाँ फोर्स डाला तो ये क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। फ्लूइडिटी क्या होती है, द एबिलिटी टू फ्लो। तो फ्लो करने की टेंडेंसी लिक्विड और गैसेस में होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैसेस फ्लूइडिटी शो करते हैं। शेप क्या होता है कि कोई भी, मान ली शेप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज जिसकी डेफिनेट बाउंड्री है, तो डेफिनेट बाउंड्री है तो उसको क्या कहेंगे, शेप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ ये चीज ड्रॉ कर ली है, मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ की ये क्या है, यहाँ इसको ये फिक्स बाउंड्री है, इस फिक्स बाउंड्री की वजह से इसको क्या हो गया, शेप आ गया। अगर मैं ऐसा कोई शेप ड्रॉ करूँ तो इसको क्या फिक्स बाउंड्री आ गई, तो ये क्या हो गया, एक शेप हो गया। उसके बाद है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या है, रिजिडिटी हेल्प्स सब्सटेंस टू रिटेन इट्स शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मेटल का पीस लेते हैं और मेटल के पीस पे आप फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि मेटल का जो भी पीस है वो वैसे के वैसे ही रहता है, यानी कि वो अपना शेप चेंज नहीं करता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड क्या होते हैं, लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। और फ्लूइड और गैस के पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर वेयर दे आर फिल्ड अप और फिल्ड इन। वो जहाँ भी भरे रहेंगे या जिस भी कंटेनर में रहेंगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेंगे। अगर हम गैसेस की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो गैसेस क्या है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव वॉल्यूम, हाँ, दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, दे आर मोस्ट कॉम्प्रेसिबल, लीस्ट रिजिड इन मैटर्स। यानी कि अगर आप उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप दब जाएंगे, आप जहाँ भी फोर्स अप्लाई करेंगे वहाँ वो एग्जैक्टली मुड़ जाएंगे। हाईली फ्लूइड, तो अगर आप गैस को अगर ओपन कर देंगे, किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को भी अगर आप ओपन स्पेस में रख देंगे तो वो मैक्सिमम एरिया कवर करने की कोशिश कर लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं कि गैसेस आर हाईली फ्लूइड। नो रिजिडिटी प्रॉपर्टी, तो नो रिजिडिटी यानी कि क्या, कि वो कहीं भी अगर आप उसको शेप चेंज करना चाहें या उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो वैसे ही मुड़ जाएंगे जैसे हम उस पर थोड़ा सा भी फोर्स अगर डालेंगे। तो इसको बोलते हैं कि उनके पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। वेरी मच गैप बिटवीन मॉलिक्यूल, जो भी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा, अगर मान लीजिए ये गैस के मॉलिक्यूल है तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है इनमें क्या है कि बहुत सारा गैप बीच में है। और ये मान लीजिए लिक्विड है, ये मान लीजिए लिक्विड है, ये मान लीजिए गैस है और ये सॉलिड है। तो क्या होता है कि सॉलिड के जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें बहुत सारा गैप होता है। लीस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी उनका डिस्टेंस अगर इंटरमॉलिक्यूलर का गैसेस का ज़्यादा होता रहेगा या ज़्यादा है तो क्या हो रहेगा, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे बहुत कम फोर्स अप्लाई कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर। तो गैस मॉलिक्यूल में क्या होता है कि बहुत सारा गैप होने के कारण, दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस या गैप होने के कारण वो एक दूसरे पे बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। गैस प्रेशर क्या होती है, गैस प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली इन रैंडम मोशन। अगर आपने किसी गैस मॉलिक्यूल को मान लीजिए किसी कंटेनर में रख दिया, तो रखने के बाद कंटिन्यूसली वो क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल यहाँ वहाँ रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो रैंडम मोशन करते वक्त व्हेन दे हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो वो जितने स्पीड से या जितने फ्रीक्वेंसी से उसको या जितने फोर्स के साथ उसको वॉल को टकरा रहे हैं, तो उस टकराने के फोर्स को या जो भी उसका इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी को ही क्या कहते हैं, तो गैस प्रेशर कहते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली इन रैंडम मोशन, सो व्हेन दे get enclosed in any container they hit the wall of the container, this collision is called as a gas pressure। वो जितना स्पीड से या जितनी ताकत के साथ उस कंटेनर को पुश करते रहेंगे तो उससे ही गैस प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम स्विमिंग पूल में बात करें या अगर हम अभी मान लीजिए हम रूम में बैठे हैं तो हम हमारा हाथ एयर थ्रू मूव कर सकते हैं, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस एंड द लिक्विड आर वेरी वेरी लेस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमने अगर उसके बीच में से भी अगर हाथ घुमाने की कोशिश की तो हम आसानी से ये कर सकते हैं।
बट इन केस ऑफ सॉलिड, अगर हम मान लीजिए अगर कोई सॉलिड है, कोई बुक वगैरह है, देखिए अगर मैं इस बुक के आर पार अगर हाथ अगर करना चाहूँ तो नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग इन सॉलिड्स, सो वी कैन नॉट मूव आर हैंड थ्रू द सॉलिड मटेरियल। तो क्या होता है कि देखिए अगर हमने यहाँ अगर सॉलिड रखा है, तो सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी हाई, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। in that scenario the intermolecular forces is very high, so we cannot move our hand through the solid. अगर हम वुडन टेबल की बात करें तो वुडन टेबल को हम सॉलिड कह सकते हैं क्या? यस, वी कैन से द सॉलिड बिकॉज वुडन टेबल हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, एंड एक्चुअली it is very rigid and we cannot compress it. So these are the characteristics of solid, so we can call the wooden table as, तो इसलिए हम क्या है वुडन टेबल को क्या बोल सकते हैं? सॉलिड बोल सकते हैं, क्योंकि वुडन टेबल के पास डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, और उसको अगर हम कॉम्प्रेस करने की कोशिश करें या उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो भी वो दबेगा नहीं या उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो ये रिजिडिटी प्रॉपर्टी भी वो कैरी करते हैं। आइस, एक्चुअली आइस सॉलिड है फिर भी वो फ्लोट करता है वाटर पर। आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। तो एक्चुअली हमने तो पढ़ा है कि सॉलिड के पास क्या होता है? ज़्यादा डेंसिटी होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। यानी कि अगर आपकी डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका वॉल्यूम आपका कम कम होना चाहिए। आइस हैज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस। जो भी आइस जब सॉलिडिफाई होता है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म, तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारी गैप रहती है, एम्प्टी स्पेस रहती है, और उस एम्प्टी स्पेस में क्या भरी रहती है? तो वो एम्प्टी स्पेसेस में गैस भरी रहती है, एयर भरी रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेंसिटी ऑफ द आइस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द आइस वाटर के डेंसिटी से बहुत कम रहता है। तो एक्चुअली उस कारण क्या हो जाता है? उस कारण से अगर हम आइस देखें तो आइस कैन इजीली फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। अगर हम टेम्परेचर पैरामीटर्स की बात करें तो आगे जब भी हमें केल्विन दिया रहता है कि केल्विन में टेम्परेचर, तो जो भी डिग्री सेल्सियस करंट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है उसमें अगर हम 273 अगर ऐड कर दे तो एक्चुअली उसमें 0.14 भी है, बट हम वो अभी निगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास कभी 300 केल्विन दिया है, तो यानी कि क्या रहेगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करने के बाद आपको 300 केल्विन मिला रहेगा। अगर हम दोनों साइड से 273 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 300 माइनस 273 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी आपको इंटर कन्वर्जन करना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। पानी जो है, तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, और जो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो अगर हम केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो ये टेम्परेचर आ जाता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाता है 273 केल्विन। अगर हम बॉइलिंग टेम्परेचर देखें तो वो ये है 373 केल्विन। तो अगर 100 डिग्री से ऊपर यानी 373 से अगर ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो पानी जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 0 डिग्री से नीचे यानी कि -1 -2 -3 ऐसे अगर नीचे टेम्परेचर जा रहा है तो जो वाटर है, पानी है, वो सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर ऐसे भी कहते हैं 0 को, एंड 100 को बॉइलिंग टेम्परेचर ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर हम 0 to 100 डिग्री के बीच में देखें तो 0 to 100 डिग्री जो वाटर रहेगा आपका, तो वो हमेशा वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। हाँ, लेकिन हम ये एक्चुअली बात कर रहे हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। इन फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मान लीजिए जब भी आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने आइस को बॉईल करना चालू किया, तो आइस को अगर आप बॉईल करना चालू करते हैं तो क्या हो जाता है कि आप बहुत सारा हीट देते रहते हैं। मान लीजिए मैंने टेम्परेचर का ग्राफ निकाला, और ये मान लीजिए मैंने ये हीट का ग्राफ निकाला, हीट सप्लाइड। तो क्या होता है ना कि बहुत सारा हीट देने के बाद भी है ना, बहुत सारा हीट देने के बाद भी टेम्परेचर क्या रहता है उसका कांस्टेंट रहता है, और फिर बाद में वो इंक्रीज होता है। तो शुरू में एक्चुअली बहुत सारा हीट देने के बावजूद भी टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा? तो मान लीजिए रफली ये 0 डिग्री थे। तो अगर मान लीजिए 0 डिग्री बहुत सारे हीट देने के बाद भी अगर आप पानी का टेम्परेचर देखें तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री आइस से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? 0 डिग्री वाटर में। तो अगर हमने बहुत सारा हीट दे दिया उसको,
पानी को, तो भी क्या हो गया कि उसका टेम्परेचर नहीं हो गया। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हीट सप्लाइड इज यूज्ड अप टू चेंज अप द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल को जब लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो एक्चुअली दूर जाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी कौन देगा? तो जो भी आप हीट उसको सप्लाई करते हैं, तो वो हीट का यूटिलाइजेशन करके अपना इंटरमॉलिक्यूलर गैप इंक्रीज करते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर गैप इंक्रीज करने के लिए जो भी एनर्जी हम हीट के फॉर्म में देते हैं वो यूज कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। यानी कि सॉलिड से कहाँ चेंज हो जाएगा, आइस से मान लीजिए वाटर में यानी लिक्विड में चेंज हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है कि फेस चेंज हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर जो है पार्टिकल का या मैटर का वो उतना ही रहता है। और जो भी हीट एक्चुअली वो फेस चेंज के लिए यूज करते हैं, फेज चेंज करने के लिए जो भी हीट यूज करते हैं उसको लैटेंट हीट ऐसा भी कहा जाता है। तो एक्चुअली दो प्रकार की हीट है, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है। अगर हम गैस से लिक्विड में अगर जाना चाहते हैं, तो गैस से अगर हमें लिक्विड में जाना है तो हमें उस गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देना पड़ेगा एंड एट लो टेम्परेचर। यानी कि अगर गैस बहुत हाई प्रेशर पे एंड लो टेम्परेचर पे अगर हम उसको एट लो टेम्परेचर पे अगर हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। एवोपरेशन यानी कूलिंग इफेक्ट देता है। एवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है? क्योंकि जब भी आपका पानी का मॉलिक्यूल या पानी का मॉलिक्यूल जब भी एवोपरेट करने की कोशिश करता है, तो एवोपरेट करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पानी का मॉलिक्यूल है, और ये पानी का मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैस में जाना चाहता है, राइट। तो गैस के पास क्या होता है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, और लिक्विड के पास क्या होता है, लो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इस केस में एग्जैक्टली उसको एनर्जी देगा कौन, ये ऐसा प्रोसेस करने के लिए? तो एक्चुअली एनवायरनमेंट से क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल क्या है कि बहुत सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर लेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, ये बाजू में जो भी हीट है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करना चालू कर लेगा, तो उसके बाद जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आजू बाजू की जो एनवायरनमेंट की हीट है या टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आजू बाजू का एनवायरनमेंट का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उस डाउन हुए टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल है जब भी एवोपरेट करता है, तो क्या करता है, आजू बाजू से एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद को एवोपरेट कर लेता है। तो इससे हमें क्या होता है कि ठंडा महसूस होता है। तो एक्चुअली जो एवोपरेशन होता है, एवोपरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना कूलिंग इफेक्ट, इतना एवोपरेशन ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी आपने सॉसर में या डिश में अगर कभी चाय पी रहेगी, तो क्या होता है ना कि सॉसर में या डिश में डालने के बाद चाय का जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो इससे वो जल्दी ठंडी हो जाती है। मान लीजिए अगर आपने फ़ैन वगैरह चालू किया है और उसके सामने अगर चाय रख दी, तो भी क्या हो जाता है, तो भी जो भी एवोपरेशन रेट है वो जल्दी हो जाता है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, अगर मान लीजिए हवा में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो क्या हो जाता है कि तो भी एवोपरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ भी एवोपरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है।